हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। तो आज हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टॉपिक को पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था सस्टेनेबल गोल्स जो 17 गोल्स हैं उनके बारे में, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था याद करने, आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। पहला गोल है पॉवर्टी, सेकंड गोल है हंगर, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ गोल है एजुकेशन, फिफ्थ गोल है आपका क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, छठवां गोल है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ गोल है क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज, 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर कंजम्पशन, 13 गोल है क्लाइमेट एक्शन, 14 गोल है लाइफ बिलो वाटर, 15 गोल है लाइफ इन लैंड, 16 गोल है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17 गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि एमपी गवर्नमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इसने 10 टारगेट एरियाज डिसाइड किए। इन 10 टारगेट एरियाज में ने अपने 17 गोल्स को अचीव करना है। तो ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वालिटी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए गोल नंबर 4 है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई के लिए गोल नंबर 7 है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए गोल नंबर 8, 9, 11 है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के लिए गोल नंबर 13 एंड 14 है। पब्लिक हेल्थ मेडिसिन के लिए गोल नंबर 3 है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए गोल नंबर 5 है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट के लिए गोल नंबर 2 है। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के लिए गोल नंबर 6 है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए गोल नंबर 10 एंड 16 है। और 10th सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन के लिए गोल नंबर 10 एंड 1 एंड 12 है। ठीक है, यहाँ तक ही हमने समझ लिया था। फिर हमने इंडेक्सेस देख ली थी अलग अलग इंडिकेटर्स में। एसडीआई में एमपी की पोजीशन 17 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 14 है। सोशल प्रोटेक्शन में सामाजिक सुरक्षा में 3rd है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम 9th नंबर पे है। इकोनॉमिक फ्रीडम में हम 17 नंबर पे है। पब्लिक अफेयर में हम 6 नंबर पे है। पब्लिक अफेयर में हम 4th नंबर पे है। इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए हम 6 नंबर पे है। और इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 16 नंबर पे है। फिर हमने देखा था कि चैलेंजेस क्या है, बैकग्राउंड इसका देखा था। और उसके बाद में अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस? पहली बार ये वर्ड कब यूज किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1980s में। इसके बाद है सोशल, जो हमने आपको बताया था। इसके 3 पिलर है, सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल, है ना। इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द अचीविंग। देखो ये 3 इसके बेस थे, है ना। तो इस ये तीनों इक्विटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग, क्या अचीव करने के लिए? तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। डेवलपमेंट दैट मीट्स करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजों पे फोकस करता है। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि इसके 3 बेसिक एरियाज है जहां पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 बेस है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके क्या है, 3 बेस है। हमने कल ही इसको डिस्कस किया था, है ना। और ये है, देखिए मैंने कल बताया था आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। तो इसमें है एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। इसके लिए आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद है 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी साइंस, ये साइंस क्या होगा जिसमें कि कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप पढ़ोगे एनवायरमेंटल साइंस में अंतर्गत क्या आता है। इसके बाद में फिर है एज पर द यूनाइटेड नेशन फॉलोइंग इज आर द बॉर्डर इश्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या है? एजुकेशन भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशन का डिकेड उन्होंने डिसाइड किया था एजुकेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर के 2005 से 14 तक का था।
2005 से 14 तक का था। नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशंस आर, कितने गोल्स हैं? तो अभी हम इसको बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, टोटल 17 गोल्स हैं। The Sustainable Development Goals recognize that all countries must stimulate action in the following key areas. The Sustainable Development Goals recognize that all countries must stimulate action for the following key areas. मतलब ये जो goals हैं, SDG हैं, ये all countries ने decide किया है किन के areas में जो है इनको action करने के लिए People, Planet, Prosperity, Peace Partnership, People, Planet, Prosperity, Planet Planning, People, Planet, Prosperity, Plant Partnership, People, Planet, Prosperity, Peace Planning. तो इसका राइट आंसर होगा People, Planet, Prosperity, Peace and Planning, Partnership. ये इसका आंसर है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन शायद पूछे जा सके। Sustainable development can be thought of in term of three spheres. इसके तीन क्या टर्म जो है किन तीन एरियाज के, जब भी तीन आए तो इसमें आंख बंद करके हमको क्या लगा देना है? एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये मैंने आपको ऐसे राउंड करके बना के पढ़ाया था, ठीक है? तो ये समझ लीजिए। When the consumption of natural resources are equal to nature, ability to replenish the sustainability is क्या है? Steady state economy, है ना? इसका ये हो जाएगा कि when the consumption of natural resources are equal to nature's ability to replenish the sustainability is steady state economy। कहने का मतलब है कि जो आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है आगे के लिए, अगर ये इक्वल है तो ये कैसी इकोनॉमी होगी? स्टेडी स्टेट इकोनॉमी कहते हैं इसको। The promising direction towards sustainable development is to design system that are कैसा सिस्टम? Flexible and reversible। कैसा? Flexible and reversible। Flexible and reversible। Inflexible, flexible irreversible नहीं हो सकता, inflexible reversible भी नहीं हो सकता, inflexible irreversible तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो flexible and reversible सिस्टम होगा, तभी क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? इसके बाद है फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्या है, कौन सा एलिमेंट है? इसका आंसर हो जाएगा पर्मिकल्चर, पर्मिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग। पर्मिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है? यहाँ पे हमने ये जो कल पढ़ा था उसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज यहाँ पे फर्स्ट सस्टेनेबल गोल को डिस्कस करेंगे, एमपी एंड इंडिया सिनेरियो ऑन पुअर्टी एंड पर कैपिटा इनकम। तो आपको पहला इंडिकेटर क्या है? ह्यूमन एचसीआर, ठीक है? इसमें रूरल, अर्बन और कंबाइंड। तो रूरल में जो पुअर्टी का परसेंटेज है वो है 36%, शहरों में है 21%, और इंडिया का कितना है? 25.7 और 17.3%। पर कैपिटा इनकम बीपीएल एट पर मंथ इन रुपीज, कहाँ के लिए? रूरल एरिया के लिए 631 रुपीज पर मंथ, और शहरों के लिए 771 पर मंथ, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 816 पर मंथ, और अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ। ये हो जाएगा। इसके बाद ओवरऑल अगर हम देखें इन कॉन्टेक्स्ट, इन कांस्टेंट प्राइस में अगर हम देखें तो 52,406, ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूछ सकता है। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश का कितना है? 52,406, मतलब 52,000 रुपए 406 रुपए, 52,406 रुपए, और इंडिया का कितना है? 77,803। इसके बाद में जीरो हंगर आ जाता है, जिसमें कि एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हंगर को हमें कम करना है। टू एलिमिनेट, अगर आपको गरीबी को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, प्रैक्टिसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एप्रोप्रिएट मार्केट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको देख लीजिए, अगर आपको हंगर से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर अचीव करना है तो ये डेटा इसमें पहले समझ लीजिए। जो अंडरवेट बच्चे हैं, अंडरवेट मतलब कम वजन वाले बच्चे, वो अगर हम देखें 2005-06 में 60% थे, 15-16 में 42.8%, और परसेंटेज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि अब कितने हो गए? 28.6, मतलब कि रिड्यूसिंग फेज में है। ये रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रहा है,
ये भी इससे रिड्यूस ये हुआ है, तो ये अभी हमारा एट प्रेजेंट है। फिर है वास्टिंग चिल्ड्रन, मोटापा जिन बच्चों को हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा कि 35% है और थे, अब उसके बाद में 15-16 में 25% हो गए, और अभी कितने हो गए, 26% हो गए, बढ़ गया है। और सीवियर वास्टिंग चिल्ड्रन में कितने हो जाएंगे, 12% थे, अब 9.2 है, अब 26.6, ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टनिंग चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये 50% थी, 42% और ये 16% हो गया है, ये कम हुआ है। जीरो हंगर इंडेक्स में चिल्ड्रन जो एनीमिक है 6 से लेके 59 मंथ्स के, तो एमपी में जो है ये 2016 में पोजीशन थी 68.9%, ये मेंस में भी कई बार मैंने ये आंकड़े को लिखा है, और इंडिया का है 58.4% एनीमिक चिल्ड्रन का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2020 में ये 60% हो गया है, और 30 तक ही हमको उसको 55% पे लाना है, ठीक है। इसी तरह से जो है कृषि कृषि पर निर्भरता है, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी है, वो 73% पॉपुलेशन का है, जो 2020 तक की 60% करना है, और 30 तक की इसको 50% करना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ना, जिसको कहते हैं कृषि सघनता, तो ये अभी 2016 में था 55.9, जो 2020 में 160 हो गया, और 2030 तक इसको 170 करना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो इसका इंडिकेटर आज हम 3 गोल्स करेंगे, है ना, और फिर इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1000 पे, रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर आपको इस गोल को अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना होगा। एट प्रेजेंट में कितना है, 221 है पर 1000 में। एक मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट मतलब है कि एक जीवित बच्चे को जन्म देते समय किसी माँ की जब मौत हो जाती है तो उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, और 1000 बच्चों की, जीवित बच्चों के जन्म पे निकाला जाता है कितनी माओ की डेथ हुई, तो उसमें है 221 था। अभी 2024 तक ये कितना, 130 करने का इसका टारगेट है, ठीक है, एंड 30 तक के इसको 70 पे लाना है, जो कि एक वाकई में बहुत बड़ा टारगेट है। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एट पर 1000, इन्फेंट मतलब जो पैदा एकदम से जो पैदा हुआ बच्चा रहता है, उस 1000 बच्चों पे पैदा हुए जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की मृत्यु हुई, तो 1000 बच्चों में ये एट प्रेजेंट में 50 है, जिसको 2024 तक, मतलब इस साल 40% करना है, 40 चाइल्ड करना है, 40 चिल्ड्रन करना है, और 2030 तक इसको 30 चिल्ड्रन से भी कम करना है। रिडक्शन ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, एकदम से पैदा हुए जो कुछ घंटों के बच्चे होते हैं, उनका मॉर्टेलिटी रेट 1000 पे, ये अभी 35 है, 1000 पे 35 बच्चे मर रहे हैं, और 2024 तक की इसको 20 करना है, और 2030 तक हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं लेस देन 12। अर्बन 5 मॉर्टेलिटी रेट, रिडक्शन ऑफ अर्बन 5 मॉर्टेलिटी रेट, तो इसका ये 1000 बच्चों पे कितना है, अंडर 5, 5 साल से 5 से कम साल के जो बच्चे हैं, वो एक मतलब जन्म लेने के बाद, एक से 0 से 5 ईयर के बच्चों का एट प्रेजेंट 65, ये हमें मेंस में ये सब डेटा लिखना पड़ता हो था, और प्री में भी ये पूछ सकता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। तो उसको हमको 2024 तक 45 करना है, 0 से 5 साल के बच्चे जो हैं उनका 1000 बच्चों पे अभी तक के 65 बच्चों की मृत्यु होती है, 2024 तक 45 करना है, और 2030 तक के इसको लेस देन 25 करना है। चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन, बच्चों का इम्यूनाइजेशन अभी जो है परसेंटेज 50% से थोड़ा ही ज्यादा है, 53.6% है, जैसे 2030 तक 100% करना है। और हेल्थ सर्विसेज तक के इनका एक्सेस भी 2030 तक 100% करना है। गैप ऑफ बर्थ रेट बिटवीन एमपी एंड इंडिया, एमपी में बर्थ रेट का गैप कितना है, 25.1 है, और इंडिया का 10 है, ठीक है, ये हमको परसेंटेज में याद रखना है। अब ये समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि एमपी का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है 2024 का, तो 130 आप कर सकते हैं, और ये पूछ सकता है कि 2030 तक की कितना अचीव करना है, 70%, तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको हमको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके आगे के एसडीजी गोल्स और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।